सौ बात की एक बात यह कि तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी और वापसी पर हुए उनके स्वागत के बाद यह कहा जा रहा है कि वो वहां के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि फरवरी में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें उनकी पार्टी को सबसे मजबूत माना जा रहा है और शेख हसीना की पार्टी को तो चुनावों से बाहर ही रखा जा रहा है। यानी एक बार फिर सत्ता वहां जियाउर रहमान के परिवार के पास जा रही है, यह जा सकती है। मुजीबुर रहमान और जियाउर रहमान, ये वो दो हस्तियां हैं बांग्लादेश के इतिहास की जिनके परिवारों के बीच बांग्लादेश की सत्ता घूमती रही है। पहले शेख मुजीबुर रहमान थे, उनको मार दिया गया था। उसके बाद उनकी पार्टी की कमान संभाली उनकी बेटी शेख हसीना ने। शेख मुजीब के बाद जियाउर रहमान थे, उनको भी फिर मार दिया गया था और उनके बाद उनकी पार्टी की कमान संभाली थी उनकी पत्नी खालिदा जिया ने। फिर बीच में जरूर जनरल इरशाद का शासन था, लेकिन उसके बाद से तो खालिदा जिया का शासन आया, फिर शेख हसीना का शासन आया, फिर खालिदा जिया का शासन आया, फिर शेख हसीना का शासन आया और अब फिर तारिक रहमान यानी खालिदा जिया और जियाउर रहमान के बेटे का शासन लौटने के आसार बन रहे हैं। यानी मुजीबुर रहमान परिवार और जियाउर रहमान परिवार, इन दोनों परिवारों का इतिहास बांग्लादेश के इतिहास से ही जुड़ गया है। लेकिन ज्यादा पब्लिक यह नहीं जानती कि मुजीब और जिया शुरू में एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ जब मुजीब ने आवाज उठाई थी तब तो जिया उनके सहयोगी थे। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान दो हिस्सों में था। जब पाकिस्तान बना था तो एक तरफ था पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, दूसरी तरफ था पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। दोनों हिस्सों के बीच में भारत का बड़ा हिस्सा था, यानी दोनों के बीच में करीब 1600 किलोमीटर की दूरी थी। पश्चिम वाले हिस्से में दिल्ली यूपी वाले मुसलमान भी जाकर बसे और वो उर्दू बोलते थे और पहले से वहां बसे पंजाबियों के साथ मुख्य तौर पर सत्ता उनके हाथों में थी। दूसरे लोग भी थे, सिंधी बलोची वगैरह, लेकिन सत्ता पंजाबियों और उर्दू बोलने वालों में रही। पूरे देश को जोड़ने के लिए उर्दू का दबदबा बनाया गया और सेना में पंजाबियों को तरजीह दी जाने लगी, जबकि पूर्व वाले बंगाली थे और बांग्ला बोलते थे। सरकारी नौकरियां, सरकार का पैसा सब पश्चिम को ज्यादा मिलने लगा। इससे पूर्वी पाकिस्तान में लोग नाराज होने लगे, जबकि जनसंख्या, आबादी पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादा थी, बंगाली ज्यादा थे। शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग नाम की पार्टी के नेता थे और पाकिस्तान बनने से पहले से यानी 1940 के दशक से ही वो राजनीति में थे। ब्रिटिश राज में भी वो जेल गए थे। 1950 के दशक में वो पाकिस्तान की संसद में चुने गए और पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। 1952 में वहां भाषा को लेकर आंदोलन हुआ, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान वाले उर्दू को पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा बनाना चाहते थे, लेकिन बंगालियों ने बांग्ला के लिए लड़ाई लड़ी। मुजीब उसमें शामिल थे। फिर वहां मिलिट्री शासन का दौर आ गया, लेकिन जब पाकिस्तान 1965 में भारत से जंग हार गया तो सेना के खिलाफ उथल पुथल शुरू हो गई थी वहां। 1966 में मुजीब ने 6 सूत्री मांगे रखी थी। ये मांगे थी पूर्वी पाकिस्तान को ज्यादा आजादी मिले, वो अपना पैसा खुद खर्च कर सके वगैरह वगैरह। तो ये मांगे एक तरह से पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने की नींव थी। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। अवामी लीग, शेख मुजीब की पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान में लगभग सारी सीटें जीत ली और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यानी पूरे पाकिस्तान की सत्ता उसके हाथ में जानी थी और मुजीब को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन ये इधर वालों को मंजूर नहीं था। पश्चिम पाकिस्तान के नेता जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो और सेना प्रमुख याहिया खान ये नहीं चाहते थे कि बंगाली प्रधानमंत्री बन जाए और संघर्ष शुरू हो गया। तो 7 मार्च 1971 को मुजीब ने ढाका के रेस कोर्स मैदान में एक बड़ा भाषण दिया था। ऐतिहासिक भाषण कहा जाता है। लाखों लोग आए थे। मुजीब ने ऐलान किया कि इस बार का संघर्ष मुक्ति का संघर्ष है, आजादी का संघर्ष है। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान से अलग होने की बात उस भाषण में नहीं की थी। वो शांतिपूर्ण समाधान की बात कर रहे थे। 7 मार्च को उनका भाषण हुआ। पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से पूर्वी पाकिस्तान में क्रूर हमला शुरू कर दिया। अपने ही देश पर अपनी ही सेना का हमला, विद्रोह को चलने के लिए। सेना ने ढाका यूनिवर्सिटी पर हमला बोल दिया। हजारों छात्रों, प्रोफेसरों, आम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको पकड़कर ले गए पश्चिमी पाकिस्तान, उनको कैद कर लिया।
25 मार्च को ये शुरू हुआ। 27 मार्च 1971 को चटगांव के रेडियो स्टेशन से मुजीब की तरफ से एक भाषण दिया गया। मुजीब ने नहीं दिया, मुजीब की तरफ से भाषण दिया गया और आजादी की घोषणा कर दी गई रेडियो पर, पाकिस्तान के रेडियो पर। भाई वो पाकिस्तानी था तब भी, तो चटगांव का रेडियो स्टेशन जो रेडियो पाकिस्तान का रेडियो स्टेशन था, वहां से ये आजादी की घोषणा कर दी। किसने कर दी? भाषण किसने दिया? मुजीब ने नहीं दिया था। भाषण दिया पाकिस्तानी सेना के एक बंगाली अफसर ने। यानी पाकिस्तानी सेना में जो बंगाली थे, उन्होंने अपनी ही सेना के खिलाफ बिगुल फूंक दिया, रेडियो पर आजादी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी सेना के एक बंगाली अफसर ने रेडियो पर ऐलान किया कि यह शेख मुजीबुर रहमान की ओर से संदेश है, हम पाकिस्तानी सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं, बांग्लादेश अब आजाद है। यह रेडियो पर ऐलान कर दिया गया। रेडियो पर यह घोषणा बांग्लादेश की लड़ाई का पहला आधिकारिक ऐलान थी। यह मार्च में हो गया था और मुजीबुर रहमान का यह संदेश पूरी दुनिया को और पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को देने वाले अफसर कौन थे? मेजर जियाउर रहमान। यहां वही जियाउर रहमान जिनकी पत्नियां खालिदा जिया और बेटे हैं तारिक रहमान, जो अब बांग्लादेश लौट कर आए हैं। यह घोषणा उन्होंने की। यह घोषणा बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे लोगों में जोश आया बांग्लादेश बनाने के लिए। जिया ने बंगाली लड़ाकों की टुकड़ी मुक्ति बाहिनी में शामिल होकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो पाकिस्तानी सेना में ही थे और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मुक्ति बाहिनी जंगलों में घात लगाकर पाकिस्तानी सेना पर हमला करती थी। भारतीय सेना ने भी मुक्ति बाहिनी का साथ दिया था और जिया सेक्टर कमांडर बने, बहादुरी से लड़े और वो शेख मुजीब के लिए लड़े। यानी मुजीब और जिया दोनों बांग्लादेश की पाकिस्तान से मुक्ति की लड़ाई में साथ थे। जिया मुजीब के समर्थक थे। जिया ने जो घोषणा की थी रेडियो पर, वो मुजीब के नाम पर की थी। लेकिन मुजीब क्योंकि पाकिस्तान में जेल में थे, वो कैद में थे, तो जिया ने खुद को बांग्लादेश की लड़ाई का लीडर भी बता दिया था। फिर तो आप जानते हो कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। वो दिसंबर हो गया था। ये तो मार्च में घोषणा हो गई थी, तब तक फिर मार्च से दिसंबर हुआ। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश आजाद हो गया। मुजीब जेल से छूटे और जनवरी 1972 में वो बांग्लादेश लौटे और वो बांग्लादेश के पहले शासक बने। पाकिस्तानी सेना से अलग होकर बांग्लादेश की सेना बनी और जिया सेना में रहे। मुजीब ने उन्हें प्रमोशन दिया, लेकिन मुजीब ने उन्हें सेना का प्रमुख नहीं बनाया। वो सेना के डिप्टी चीफ बनाए गए। फिर आजादी के बाद अलग समस्याएं शुरू हो गई। बांग्लादेश नया देश था, गरीब था, बाढ़ थी, भुखमरी थी। उस वक्त दुनिया भर में समाजवाद का जोर हुआ करता था। मुजीब की सरकार ने भी समाजवाद का रास्ता अपनाया और सब कुछ सरकारी कर दिया। लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ने के आरोप लगने लगे, अर्थव्यवस्था की हालत नहीं सुधरी, तो सेना में कुछ अधिकारी नाराज थे। अब सेना में अधिकारी इसलिए भी नाराज थे क्योंकि जब वो पाकिस्तान की सेना में थे, ये वही सेना थी जो टूट के बांग्लादेश की सेना बनी, वो पहले पाकिस्तानी सेना के अफसर थे, तो जब वो पाकिस्तान की सेना में थे तो वहां तो सेना का ही शासन था और वहां सेना वालों का बहुत दबदबा रहता था, सेना के अफसरों का रौब रहता था। लेकिन मुजीब के बांग्लादेश में सेना को उतना महत्व नहीं मिला। इसके साथ ही मुजीब पर तानाशाही रवैये के आरोप लगने लगे। तो फिर 15 अगस्त 1975 को सेना के कुछ अधिकारियों ने खूनी तख्ता पलट कर दिया और मुजीब को मार दिया। मुजीब के घर पर हमला कर दिया। मुजीब और उनके परिवार के ज्यादातर सदस्यों को मार दिया गया। घर पर हमला करके सबको मार दिया, परिवार को मार दिया। 2 बेटियां बच गईं क्योंकि वो उस वक्त विदेश में थी। शेख हसीना और शेख रेहाना, छोटी बच्चियां थी, वो विदेश में थी। तो इस हत्याकांड में जिया के शामिल होने की कोई बात सीधे तौर पर तो सामने नहीं आई, लेकिन इस तख्ता पलट के बाद वहां एक के बाद एक कई तख्ता पलट हो गए। बांग्लादेश एक के बाद एक कई मतलब महीनों में ही, अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में ही बार बार तख्ता पलट रहा था। पूरी अव्यवस्था फैल गई। फिर नवंबर 1975 में जनरल जिया ने सत्ता खुद अपने हाथ में ले ली और वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, यानी वहां सेना का शासन हो गया।
फिर 1977 में जिया ने अपने आप को बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। तो जिया पाकिस्तान की सेना में बगावत करके मुजीब के समर्थक बने थे, लेकिन तख्ता पलट होने के बाद फिर उन्होंने सत्ता हाथ में ले ली और अपने शासन के दौरान उन्होंने कुछ प्रो पाकिस्तान तत्वों को वापस राजनीति में जगह दे दी। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार किया था, लाखों लोग मारे थे, महिलाओं का रेप किया था, बहुत जुल्म किया था। उस वक्त जमात इस्लामी पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया था। मुजीब की अवामी लीग पाकिस्तान विरोधी थी। उन्होंने सेकुलर शासन स्थापित किया, बांग्लादेश जब बनाया, भारत से दोस्ती की, लेकिन जिया के शासन में बदलाव आया। जमात इस्लामी बांग्लादेश की राजनीति में वापस आ गई और जिया ने संविधान में बदलाव करके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम संविधान में जोड़ दिया। उन्होंने यानी इस्लामी राष्ट्रवाद पर जोर दिया और बांग्लादेश की विदेश नीति बदल दी। मुजीब भारत के करीब थे। जिया ने चीन और पश्चिमी देशों से दोस्ती बढ़ाई और उन्होंने पाकिस्तान से भी रिश्ते सुधारे। मुजीब की हत्या के बाद उनकी बेटी शेख हसीना ने अवामी लीग की कमान संभाली। जिया ने अपनी पार्टी बना ली, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। लेकिन फिर जिया की भी 1981 में हत्या कर दी गई। उनके बाद उनकी पत्नी खालिदा जिया ने पार्टी को संभाला और ये दोनों महिलाएं, हसीना और खालिदा, बांग्लादेश की राजनीति की दो धुरियां बन गई। अवामी लीग की विचारधारा धर्मनिरपेक्षता की रही, वो भी बंगाली राष्ट्रवाद पर जोर देती है, लेकिन भारत से अच्छे रिश्ते, विकास पर फोकस, गरीबी मिटाने वाली ये विचारधारा अवामी लीग की रही। अवामी लीग वाले जमात इस्लामी जैसी इस्लामी पार्टियों पर बैन लगाते हैं। हालांकि एक वक्त यह भी था जब जमात इस्लामी के साथ एक गठबंधन भी हुआ था, या एक समर्थन या एक अंडरस्टैंडिंग भी हुई थी अवामी लीग की भी, लेकिन ज्यादातर माहौल यह है कि वो इस्लामी पार्टियों पर बैन लगाते हैं, उन्हें देशद्रोही मानते हैं। 2010 के दशक में हसीना ने 1971 के युद्ध अपराधियों को सजाएं भी दी, जबकि बीएनपी इस्लामी मूल्यों पर जोर देती रही है, वो निजीकरण को बढ़ावा देती रही और वो जमात से गठबंधन तक कर चुकी है। उसका गठबंधन ज्यादा स्टेबल गठबंधन रहा है जमात के साथ, और पाकिस्तान और चीन से उनकी करीबी रहती है। हालांकि हाल में बीएनपी जमात से दूर हो रही है और ज्यादा उदार छवि बनाने की कोशिश कर रही है। इन दोनों पार्टियों, बीएनपी, अवामी लीग, ने बारी बारी शासन किया। 1981 में जिया की हत्या हो गई तो जनरल इरशाद का सैन्य शासन आया था। तो 80 के दशक में तो सैन्य शासन ही रहा मोटे तौर पर, लेकिन फिर 1990 में लोकतंत्र बहाल हुआ। 1991 में खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी, 91 से 96 तक। फिर 96 से 2001 तक हसीना रही, फिर 2001 से 2006 तक खालिदा जिया रही, फिर 2009 से 2024 तक हसीना रही। लेकिन दोनों के बीच जो थी वो बहुत हिंसक रही। हड़तालें हुई, दंगे, छात्र संघर्ष सब हुआ और दोनों पार्टियों ने इसके लिए एक दूसरे पर आरोप लगाया। हसीना के समय में बीएनपी को दबाया गया, खालिदा को जेल में डाल दिया गया, तारिक रहमान पर भ्रष्टाचार के केस लगा दिए, तभी वो चले गए थे लंदन। तारिक रहमान यानी खालिदा और जियाउर रहमान के बेटे अब बीएनपी के वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वो 2008 से लंदन में निर्वासित थे। उन पर भी हसीना के शासनकाल में भ्रष्टाचार के केस लगे, जेल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन हसीना के जाने के बाद अब मुकदमे हटा लिए गए हैं, वो लौट आए हैं। चुनाव फरवरी में हो सकते हैं। अब तारिक को अगला प्रधानमंत्री माना जा रहा है, क्योंकि खालिदा काफी बीमार बताई जाती हैं। बीएनपी अब मजबूत है, बीएनपी मजबूत है और अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा। यानी बांग्लादेश की राजनीति का चक्र फिर वहीं घूम कर आ रहा। मुजीबुर रहमान परिवार के बाद फिर जियाउर रहमान परिवार। 100 बात की एक बात।